हेलो ना, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ तलहा रफ़ीक एंड वेलकम बैक टू द चैनल स्किल ब्रीच। सो आज हम अपनी प्रीवियस टॉपिक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हमने बेसिक डेफिनेशन समझी थी, लेकिन आज जो है वो हम उसको यूज़ कैसे करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना कैसे है, किस किस तरह हम सर्च इंजन के ऊपर काम कर सकते हैं। सो वो क्या टेक्निक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Skill Breach, the page where the future meets. Breaking down the walls, no defeat, just feats. Marketing moves sharp as a razor's teeth. Design cuts clean, AI brings the heat. Skill Breach, breaking through the noise. Tools in your hands, knowledge deploys. Level up fast, no time to preach. Welcome to the game, this is Skill Breach. सो सर्च इंजन में जो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स का आपने भी नाम सुना होगा। उन कीवर्ड्स को यूज़ कैसे करना है उनको हम अभी समझने वाले हैं। और कीवर्ड्स के अलावा भी और भी टेक्निक्स होती हैं और भी चीज़ें होती हैं जो सर्च इंजन के अंदर हमें हेल्प आउट कर रही होती है, हमारी वेबसाइट को रैंक करवाने में, हमारे ट्रैफिक इंक्रीज़ करने में, हमारी क्वालिटी को बेहतर करने में। तो सबसे पहली चीज़ थी वो है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स बेसिकली जो है आर द फाउंडेशन ऑफ सर्च इंजन। अगर आप ये समझ लें, कोई भी एसईओ का एग्जीक्यूटिव है जो सर्च इंजन के ऊपर काम करता है, जो एसईओ करता है, कीवर्ड्स उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाला है, क्योंकि कीवर्ड जो है वो एक फाउंडेशन है एसईओ की। सारा जो आपका गेम है एसईओ का, वो कीवर्ड्स का गेम है जो कि मोस्ट एसेंशियल है। आपके पास कीवर्ड्स किस तरह वर्कआउट कर रहे होते हैं, जो आपके वर्ड्स होते हैं, जो आपके फ्रेजेस होते हैं, वो लोग सर्च इंजन के अंदर जो टैब होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको एग्जांपल दी थी कि अगर मैं लिखता हूँ बेस्ट शूज़ इन कराची, या मैं लिख देता हूँ बेस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी इन माई टाउन। अब आपका गूगल मैप से वो आपकी लोकेशन को टैप करेगा और जो भी आपकी लोकेशन होगी उस हिसाब से आपके टाउन के करीब या आपके टाउन के बेस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसीज आपको दिखाएगा। अगर आप लिख देते हैं जी बेस्ट एड एजेंसी इन माई सिटी, तो आपके शहर की जो बेस्ट एजेंसीज होंगी या जो भी आपकी एजेंसीज होंगी आपके सिटी के अंदर, वो आपको दिखा रहा होगा। अब फॉर एग्जांपल आपकी सिटी के अंदर 50 एजेंसीज हैं, लेकिन आपको सिर्फ 10 दिखती हैं या आपको सिर्फ 5 दिखती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो जो कीवर्ड है जिसे आप कहते हो बेस्ट एड एजेंसी इन द टाउन या इन माई सिटी, उन्होंने उस कीवर्ड को अपनी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर यूज़ किया हुआ है, अपनी बैक लिंकिंग्स के अंदर, अपनी ऑन साइड और ऑफ पेज के अंदर उसको यूज़ किया हुआ है, उस एक कीवर्ड को। इस तरह मल्टीपल कीवर्ड्स हम ऐड ऑन कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हो सकता है कि ये कीवर्ड ना यूज़ कर रहे हो, बिल्कुल यही कीवर्ड यूज़ कर रहे हों कि एड एजेंसी नियर माई हाउस या नियर माई होम या नियर माई ऑफिस। सो ये कीवर्ड हो सकता है, या ये एक फ्रेज़ है बेसिकली। तो ये जो पूरा फ्रेज़ है, ये फ्रेज़ यूज़ किया जाता है अपनी बैक लिंकिंग्स के अंदर, अपनी जब आप मेटा टैग्स बनाते हैं उसके अंदर। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द राइट कीवर्ड हेल्प्स यू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस सर्च इंटेंट। देखिए, एनालिसिस बहुत ज़रूरी है जब आप ये कीवर्ड्स को ऐड करते हैं और जब इन कीवर्ड्स की लिस्ट बना लेते हैं, जब इन मेटा टैग्स के अंदर इन कीवर्ड्स को ऐड कर देते हैं, या अगर आप अपने कंटेंट जो आप लिख रहे हैं उन कंटेंट्स के अंदर भी ये कीवर्ड्स को आप ऐड कर देते हैं, तो इन कीवर्ड्स की एनालिसिस करके देखें कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिनके थ्रू मेरे पास ट्रैफिक आ रहा है। आपने 10 कीवर्ड्स डाले फॉर एग्जांपल, उन 10 में से 5 कीवर्ड्स वर्कआउट कर रहे हैं, 5 नहीं कर रहे, 2 कर रहे हैं, 8 नहीं कर रहे, 8 कर रहे हैं, 2 नहीं कर रहे। तो जो कीवर्ड्स नहीं वर्कआउट कर रहे हैं आप उनको चेंज करेंगे फ़ौरन से। आप लोगों का इंटेंट देखेंगे, आप लोगों को देखेंगे कि लोग सर्च इंजन पे क्या सर्च हिस्ट्रीज है उनकी। फॉर एग्जांपल आप जाके गूगल एनालिसिस करेंगे, या आप किसी और की वेबसाइट को भी ट्रैक कर सकते हैं। बाय द वे कुछ ऐसे फ्री टूल्स हैं, कुछ ऐसे आपके पास पेड टूल्स भी हैं कि आपने जो है वो अपने कंपैरेटर की वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन लिमिटेड आपको कुछ एक्सेस मिल सकता है उसका। सो किस तरह आपके पास राइट कीवर्ड आ सकता है, क्योंकि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मोस्ट रेलेवेंट कीवर्ड जो कि आपके यूज़र की नीड्स को मैच करें। अगर आप ये लिख देते हैं बेस्ट एड एजेंसी इन माई टाउन और ये कीवर्ड को यूज़ ही ना करता हो, बल्कि कीवर्ड ये यूज़ करता हो बेस्ट एड एजेंसी इन माई सिटी, आपने लगाया हुआ है इन माई टाउन, नहीं चल रहा, तो आप उसको फ़ौरन से चेंज करें, सिटी कर दें। इस तरह बहुत सारी और चीज़ें जो आप जब वर्किंग करते हैं, जब आप प्रैक्टिकल के ऊपर जाते हैं और जब आप उसको पढ़ रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, और जब आप ट्रायल एंड एरर के ऊपर होते हैं, जब आप टेस्टिंग पीरियड में होते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो उस वक्त आपको बड़ा अच्छा समझे लर्निंग का एक मौका मिलता है। सो आपने रेलेवेंट कीवर्ड्स लेने हैं, और जाहिर है वो रेलेवेंट कीवर्ड्स कैसे पता चलेंगे? जब आप एनालिसिस करेंगे, जब आप गूगल के ऊपर जाएंगे और मुख्तलिफ वेबसाइट्स का, अपनी वेबसाइट का गूगल पे एनालिसिस करें कि कितना यूज़र है जो ये कीवर्ड यूज़ कर रहा है, तो आपके पास जब आप उसको गूगल एनालिटिक्स में अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कर देंगे तो वहाँ पर आपको रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो इस वक्त मेरे पास जो है वो चल रहे हैं, मेरे पास जो है ना वो हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। सो आपने क्या करना है कि रेलेवेंट कीवर्ड्स लें जो कि आपकी ऑडियंस की नीड्स को मैच करे, तभी आपको ऑर्गेनिक और अच्छा ट्रैफिक जो है वो मिलेगा।
SEO सक्सेस डिपेंड ऑन द रेलेवेंस नॉट द नंबर ऑफ कीवर्ड्स यूज। ऐसा नहीं समझिएगा कि मैंने 50 की जगह मैंने 250 कीवर्ड्स डाल दिए हैं, लेकिन क्या वो रेलेवेंट है? अगर वो रेलेवेंट नहीं है और वो किसी और तरह के कीवर्ड्स है तो फ़ायदा नहीं है। आपको रेलेवेंट कीवर्ड्स अपने मार्केट ओरिएंटेड, आपकी कैटेगरी ओरिएंटेड और आपकी जो भी नीश है आपको उसके ओरिएंटेड जो है अपने कीवर्ड्स भी आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, और वही कीवर्ड्स आपको यूज़ करने होंगे, चाहे वो कंटेंट के अंदर हो चाहे वो आपकी मेटा टैग्स के अंदर हो। इसके बाद जो हमारे पास चीज़ आती है वो आती है ऑन पेज SEOs। दो तरह के SEOs हैं आपके पास, ऑन पेज और ऑफ पेज। हम ऑन पेज की अगर पहले बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो वही कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशंस की है जो मैंने आपको अभी बताई, लेकिन यहाँ पर ऑन पेज SEO जो है उसकी बात हो रही है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑन पेज SEOs बेसिकली है क्या चीज़। आपके पास वेबसाइट का एक है जो फ्रंट आपको दिख रहा होता है, एक है जो उसका बैक एंड होता है। जो फ्रंट एंड पे चीज़ें दिख रही होती हैं और उसके ऊपर जो भी आप जिस तरह सर्च इंजन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ऑप्टिमाइजेशंस के लिए काम कर रहे होते हैं, ट्रैफिक कन्वर्ट करने के लिए काम कर रहे होते हैं, विजिबिलिटी के लिए काम कर रहे होते हैं, उस वक्त जो वेबसाइट की जो फ्रंट पेज है, जो उसकी पेजेस हैं जो विजिबल हैं आपको, जो बैक एंड नहीं जो फ्रंट एंड है, उसके ऊपर जो भी आप SEOs का काम करते हैं उसे कहते हैं ऑन पेज SEO या ऑन साइट SEO। अब आप एक कंटेंट लिखते हैं अपनी वेबसाइट का, आप लिखते हैं जी अबाउट अस। अब आपने अबाउट अस के अंदर जो भी अपने शू के बारे में, अपने शर्ट्स के बारे में, अपनी पैंट्स के बारे में, अपने ग्लासेस के बारे में, अपने वॉचेस के बारे में, अपने हेयर प्रोडक्ट के बारे में, जो भी आप लिख रहे हैं आपने रेलेवेंट लिखना है, और उस कंटेंट के अंदर आपने वो कीवर्ड्स ऐड करने हैं जो आपको लगता है कि मार्केट ओरिएंटेड या सर्च हाई वॉल्यूम सर्चेस आपको इन कीवर्ड से मिलेंगे। वही कीवर्ड्स आपने अपने उस पैराग्राफ के अंदर लिखने जो आपने अबाउट अस में लिखा है। ये सिर्फ एग्जाम्पल है। इसी तरह आप होम पेज के ऊपर कंटेंट लिखते हैं, जो भी आपका कंटेंट है, जितना भी वेबसाइट के ऊपर लिखा है, उन कंटेंट के अंदर फॉर एग्जांपल आपको ऐसा लगता है कि लोग ढूंढते हैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन माय सिटी। अगर आपको ये लगता है या आपको लगता है कि मुझ लोग ढूंढते होंगे मोस्ट अफोर्डेबल शूजेज, अगर आपको ये लगता है, अगर आपने सर्च हिस्ट्री में ये सब देखा है कि जी लोग जो है वो ढूंढते हैं मोस्ट अफोर्डेबल शूज़, या लोग लिखते हैं बेस्ट क्वालिटी क्लोथ्स, या लोग लिखते हैं बेस्ट डिज़ाइनर शर्ट्स, अगर इस तरह की चीज़ लिख रहे हैं तो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट लिख रहे हैं होम के ऊपर, अबाउट के अंदर, आप उन कंटेंट के अंदर ये कीवर्ड्स को ऐड करें। आप अपने शूज़ के बारे में लिख रहे हैं और उस लाइन में लिखें जी मोस्ट अफोर्डेबल शूज़, ये आप कीवर्ड्स ऐड करते हैं। ये जो कीवर्ड्स हैं जो कि आप पैराग्राफ की फॉर्म के अंदर जो पैराग्राफ लिख रहे हैं उसके अंदर जो कीवर्ड ऐड कर रहे हैं, इसे कहते हैं आप ऑन पेज SEO। इसी ही कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है ऑन पेज के लिए। उसके बाद आता है आपके पास मेटा टैग्स। आप अगर कोई वेबसाइट के ऊपर जाएं, जाकर उसकी ब्राउज करें ना, उस मेटा टैग में जो बैकएंड के ऊपर जो मेटा टैग्स लिखे हुए होते हैं, एक तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि जो आप टाइटल्स लिख रहे हैं या जो आप डिस्क्रिप्शंस लिख रहे हैं उसके अंदर वही कीवर्ड्स आप रखें जो आपने या तो मेटा टैग्स में रखे हैं या फिर आप अपने पैराग्राफ्स के अंदर लिख रहे हैं। यहाँ पर जो है वो आप टाइटल्स के अंदर, हेडर्स के अंदर और कंटेंट के अंदर लिख रहे हैं। यहाँ पर भी आप टाइटल्स के अंदर लिख रहे हैं, डिस्क्रिप्टर्स में लिख रहे हैं। सेकंड चीज़ कि जो मेटा टैग्स अपने होते हैं वेबसाइट के, आप उसमें भी आप वही कीवर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं जो आपने अपने पैराग्राफ्स के अंदर कीवर्ड्स रखे हैं। फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है URL के स्ट्रक्चर्स। अगर आप कोई वेबसाइट पे जाएं, आपको शुरू में तो बहुत अच्छी लगेगी जी। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ shoes.com मिसाल के तौर पे। आप उसके अंदर जाए, वहाँ पे लिखा है फॉर्मल शूज़। आप और दूसरे टैब में जाएँ, वहाँ लिखा हुआ है कैजुअल शूज़। फिर जाएँ तो वहाँ लिखा हुआ है स्लीपर्स, फिर जाएँ तो सैंडल्स। फॉर एग्जांपल ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। आपने उस फॉर्मल शूज़ के अंदर आपको एक आर्टिकल पसंद आया, आपने उस आर्टिकल को जैसे ही क्लिक किया तो वो वेबसाइट का जो ऊपर का URL स्ट्रक्चर है वो बहुत डिफरेंट हो गया, वो अजीब सा हो गया। उसमें लिखा हुआ आ गया जी shoes.com/formal, उसके आगे लिखा हुआ गया 34987ABCDXYZ। अगर आपका URL स्ट्रक्चर नहीं है ठीक, सो आपकी वेबसाइट का वो जो पेज है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लोग पूरी वेबसाइट नहीं देखते बल्कि सिर्फ वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट देखने के लिए सिर्फ उस पेज के ऊपर जाते हैं या गूगल पे लिखते हैं वही वाला शू का आर्टिकल। फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑक्सफोर्ड के शूज़ हैं तो मैंने लिखा ऑक्सफोर्ड shoes.com, या मैंने लिखा ऑक्सफोर्ड शूज़ ऑफ तलहा शूज़। तो जब आप ऑक्सफोर्ड शूज़ लिख रहे हैं तो क्या तलहा की जो वेबसाइट है, क्या उसके ऊपर मैं उसी ऑक्सफोर्ड शूज़ वाले पेज के ऊपर लैंड कर रहा हूँ या नहीं कर रहा? मैं नहीं लैंड करूँगा उस पेज के ऊपर जब तक कि मेरा स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा। वहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक होना चाहिए। वहाँ होना चाहिए shoes.com/formal/ऑक्सफोर्ड शू। जब मेरा स्ट्रक्चर ठीक होगा तो सर्च इंजन को आसानी होगी, मेरा राइट क्लाइंट है, मेरा राइट कंज्यूमर है, मेरा राइट व्यूअर है, उसको मेरे उस पेज के ऊपर एग्जैक्टली उसी पेज के ऊपर लैंड करवाए। अगर URL ठीक नहीं होगा तो मेरी लैंडिंग ठीक नहीं होगी मेरे व्यूअर की। हो सकता है किसी और वेबसाइट पे चले जाए, हो सकता है उसको वेबसाइट का जो मेरा पेज है वही ना मिल रहा हो।
सो ये एक और पॉइंट था कि यूआरएल स्ट्रक्चर्स आपकी साइट्स के तमाम पेजेस के, सिर्फ एक पेज के नहीं, तमाम पेजेस के बिल्कुल ठीक होने चाहिए। ऐसे ना हो कि मैं ये सोच रहा हूँ कि ये तो मेरा लास्ट पेज है कॉन्टैक्ट अस का, इसका यूआरएल मैंने गलती से मिस्टेकनली मुझसे सेट आउट होना भूल गया, मैं नहीं हो सका, और कॉन्टैक्ट अस की जगह वहाँ कोई और नंबर या कुछ और अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए आ गए। जब लोग अपनी लीड जनरेशन के लिए कोई फॉर्म ढूंढेंगे तो उनको वो फॉर्म नहीं मिलेगा। सो प्रॉब्लम क्या हुई, वो आपकी एक छोटी सी जो मिस्टेक थी जो आपने नज़रअंदाज कर दी, उससे आपकी सेल्स पे इतना इफेक्ट हुआ कि आपको लीड्स ही नहीं मिली, आपको लोगों के रिस्पॉन्सेज ही नहीं मिले जिनको आप टैप कर सकते थे और टैप करके जिनको आप एक्वायर कर सकते थे। सो उसके बाद आता है आपके पास कंटेंट की क्वालिटी, फोकस ऑन प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल हाई क्वालिटी कंटेंट दैट सॉल्व्स यूजर नीड। यहाँ पर जो मकसद है वो मकसद है आपके ट्रैफिक का आपकी वेबसाइट पे आने के बाद रुकने का। ऐसा ना हो कि वो बाउंस बैक कर जाएं, वो वहाँ पर आके स्टे करें आपके वेबसाइट के ऊपर, जब लैंड हो जाएं तो वहाँ के ठहरें, रुकें, अपना टाइम ज़्यादा दें। जब उनका एवरेज टाइम ज़्यादा होगा तो भी आपका गूगल जो है या तो भी आपका सर्च इंजन इस चीज़ को देखता है कि आपका जो व्यूअर है वो कितनी देर तक आपकी वेबसाइट के ऊपर या कितनी देर तक आपके उस लैंडिंग पेज के ऊपर, या और कोई सब पेज है तो कितनी देर तक उस सब पेज के ऊपर वो ठहरा रहा, कितनी देर तक उसने वहाँ पर आकर आपका कंटेंट को पढ़ा। क्योंकि अगर अपना कंटेंट अच्छा नहीं देंगे तो जाहिर है आपका व्यूअर आपकी वेबसाइट के ऊपर आके स्टे नहीं करेगा बल्कि बाउंस बैक करेगा। बाउंस बैक अगर कर गया तो आप समझिए कि आपका एसईओ वापस से नीचे आना शुरू हो जाएगा, आपकी रैंकिंग वापस से नीचे आना शुरू हो जाएगी। सो बाउंस बैक उसने नहीं करना। सेकंड चीज़, कंटेंट क्वालिटी के अंदर आपकी पिक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिसमें पिक्चर यूज़ कर रहे हैं उस पिक्चर की क्वालिटी का बेहतर होना वो बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि पिक्चर पिक्सेलेट हो रही हो आपकी, ऐसा ना हो कि आपकी वेबसाइट को लोड होने में टाइम लग रहा हो। ये तमाम वो चीज़ें जो आपकी क्वालिटी चेक के ऊपर आ जाती है कि आपकी कंटेंट क्वालिटी जो है ओवरऑल वेबसाइट की कैसी है, कंटेंट कितना अच्छा लिखा हुआ है, वाकई वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रहा है नहीं कर रहा, क्या वो लोगों को अपनी तरफ ग्रैब कर रहा है नहीं कर रहा, लोगों को हुक करके रखा है नहीं रखा, पिक्चर्स की क्वालिटी कैसी है, अच्छी है नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और जैसे आप लैंड करते हैं एक बहुत खूबसूरत सी वीडियो जो है वो उनके हेडर में लगी हुई होती है। वो क्यों लगी होती है, उसके बहुत सारे एक तो रीजंस होते हैं। एक तो रीज़न ये है कि वो चाहते हैं कि आप उनकी वेबसाइट के ऊपर स्टे करें। सेकंड चीज़ कि वेबसाइट को लोड होने में टाइम लगता है, तो ऐसा ना हो कि आप सीधे स्क्रॉल कर दें, जब आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे वेबसाइट लोड ही नहीं हुई होती है। अक्सर हमने देखा होगा कि आप वेबसाइट पर जाएं किसी भी, उसको स्क्रॉल जैसे ही करते हैं लैंड होने के बाद वेबसाइट लोड नहीं होती, वो आप उसको लोड करने का टाइम देते हैं, वो लोड हो रही होती है उस वक्त। सो बात यही है कि जब वो वेबसाइट के ऊपर हेडर पे ही वो वीडियो लगा देंगे, सो आपने वहीं पे अपना 3 4 6 10 15 सेकंड अपना स्टे कर लिया, तो जब तक नीचे आपका कंटेंट भी लोड हो गया और आपके पास बाउंस बैक भी नहीं आया, आपका जो व्यूअर था वो वहाँ पर स्टे भी कर गया। सो बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं ग्रैब करने की। सो इसके बाद आती है इंटरनल लिंकिंग। कभी ऐसा देखा होगा आपने कि जैसे आप किसी बटन को क्लिक करते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे लिखा होता है कोई आर्टिकल, आपने वो आर्टिकल को क्लिक किया, वो अगले पेज पे जाता है, वो लिखा आ जाता है 404 एरर। ये नहीं होना चाहिए। इसे कहते हैं आपकी लिंकिंग्स। आपकी जो इंटरनल वेबसाइट की लिंक होती है, आपने एक लिंक से दूसरा लिंक बनाया, वो क्रैश नहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ पर भी अगर आपकी चीज़ें लिंक्ड नहीं होंगी तो गूगल जो है आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ नहीं करेगा, क्योंकि वो देखेगा कि यार ये तो वेबसाइट आपस में लिंक नहीं हुई, तो मैं जब अपना ट्रैफिक लेकर आऊँगा, क्योंकि देखिए गूगल को भी अपनी रिस्पेक्ट की बहुत ज़्यादा जो है ना वो वैल्यू करता है गूगल भी, क्योंकि गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर बिलियन ऑफ पीपल जो है वो आके सर्व कर रहे होते हैं, वो आके चीज़ों को ढूंढ रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। अगर वहाँ पर वो वेबसाइट ऐसी दे देगा जिनकी वेबसाइट की कंटेंट क्वालिटी ठीक ना हो या वेबसाइट की लिंकिंग्स अच्छी ना बनी हुई हो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि वहाँ गूगल का तो काम ही है ना, सर्च इंजन का काम ही है कि वो लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, और वो इन्फॉर्मेशन आप हैं। अगर आपकी वेबसाइट पे ही इन्फॉर्मेशन की सोर्स ठीक नहीं होगी, अगर आपकी वेबसाइट पे ही कंटेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो गूगल आपकी वेबसाइट को कभी भी ऊपर नहीं लेकर आएगा, या कोई भी और सर्च इंजन आपकी वेबसाइट के ऊपर नहीं लेकर आएगा। तो इंटरनल जो पेजेस होते हैं उनका लिंक होना बहुत ज़रूरी है, वो अनलिंक नहीं होने चाहिए, वो क्रैश नहीं होने चाहिए। आप कभी बटन पर क्लिक करते हैं, किसी भी अबाउट अस के अंदर जाते हैं, वहाँ पे लिखा होता है कि जी कॉन्टैक्ट अस, या वहाँ पे लिखा होता है व्यू आवर कैटलॉग या व्यू आवर प्रोडक्ट्स, और वहाँ जिससे जाते हैं वहाँ एरर आ जाता है। तो उससे क्या हुआ कि आपकी वेबसाइट, या अगर एरर नहीं भी आ रहा तो वो लोडिंग होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो नेविगेट नहीं कर रही होती। नेविगेट से मुराद कि वो आपकी उस पेज के ऊपर जो है वो डायरेक्टली नहीं जा रही होती, वो उसको ढूंढ रही होती है वो पेज कहाँ है, और उसमें आपका जो व्यूअर है वो बाउंस बैक कर जाता है, आपका तमाम इंप्रेशन जो है गूगल के ऊपर वो डाउन हो जाता है। इसके बाद आता है आपके पास ऑफ पेज एसईओज। अब ऑफ पेज एसईओज में आपके पास क्या क्या आ जाता है? ऑफ पेज एसईओ रेफर्स टू एक्टिविटीज परफॉर्म आउटसाइड योर वेबसाइट टू इंप्रूव सर्च इंजन रैंकिंग्स।
एक तो आप वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए वेबसाइट के अंदर एफर्ट्स कर रहे होते हैं, वेबसाइट के अंदर मेहनत करते हैं, वहाँ पर कंटेंट बेहतर करते हैं, वहाँ पर कीवर्ड्स लिख रहे होते हैं। एक चीज़ होती है आप वेबसाइट को आउटसाइड ऑफ द वेबसाइट, आप बाहर किसी और तरीके से भी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं। इट फोकसेस ऑन बिल्डिंग योर वेबसाइट्स क्रेडिबिलिटी, अथॉरिटी एंड द ट्रस्ट। जब आप वेबसाइट के अंदर काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि लोग आपकी वेबसाइट पर आते हैं और आने के बाद कंटेंट पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को किसी और प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इधर लेकर आ रहे हैं और यहाँ लाने के बाद उन्हें वेबसाइट दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं सोशल हैंडल से अपने व्यूअर को लेकर आ रहा हूँ वेबसाइट के ऊपर, तो सोशल हैंडल्स के ऊपर तो बहुत खूबसूरत डिज़ाइंस बने हुए हैं, लेकिन जब वेबसाइट पर आते तो वहाँ पर प्रोडक्ट ही नहीं पड़ा हुआ जो मैंने उस ऐड के अंदर प्रोडक्ट दिखाया था। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रोड के ऊपर बैनर लगाया हुआ है और उस बैनर के ऊपर मैंने QR लगा दिया कि जी इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए इस QR को जैसे स्कैन करेंगे तो डायरेक्टली मेरी वेबसाइट के ऊपर लैंड करेंगे, वहाँ पर आपके पास 20% ऑफ मिलेगा इस QR को स्कैन करने पे। लेकिन जब वो वेबसाइट पर जाते हैं तो वो प्रोडक्ट वहाँ पर नहीं होता। सो क्रेडिबिलिटी ज़्यादा आ जाती है यहाँ पे, क्योंकि वेबसाइट को ऑन पेज के लिए तो लोग खुद आके सर्च इंजन के ऊपर, गूगल के ऊपर लिख रहे होते हैं कि जी मुझे ये शूज़ चाहिए, मुझे ये एड एजेंसी चाहिए। यहाँ तो आप किसी और तरीके से आउटसाइड ऑफ दी सर्च इंजन आप लेकर आ रहे होते हैं। यहाँ पे गूगल के थ्रू नहीं लाते आप, यहाँ पर आप डिफरेंट और प्लेटफॉर्म के थ्रू लेकर आ रहे होते हैं। उस कौन कौन से प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लेकर आ रहे हैं? सबसे पहली चीज़ है बैकलिंकिंग, बिल्डिंग टू द रेप्यूटेबल वेबसाइट्स। फॉर एग्जाम्पल आप एक चीज़ तो ये कर सकते हैं कि आप दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर अपना कंटेंट शेयर कर सकते हैं, दे सकते हैं, उनसे कनेक्ट कर सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि प्लीज़ यार आप अपनी वेबसाइट के ऊपर मेरे इस कंटेंट को पब्लिश कर दें तो मेरी जो वेबसाइट है वो आ जाएगी। जब वेबसाइट आएगी तो वहाँ से बैक लिंकिंग्स बनना शुरू होंगी। लोग जब उस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो सीधा मेरी वेबसाइट के ऊपर भी तो आएंगे, क्योंकि वहाँ पर उस कंटेंट को पढ़ रहे होंगे। एक चीज़ है। दूसरा है कि गूगल खुद भी ये देखता है कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो वेबसाइट है वो कितनी और वेबसाइट से लिंक हुई हुई है, कितनी और वेबसाइट से बैक लिंक है, तो उस हिसाब से भी आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को बढ़ाता है। अब इसमें ब्लॉगर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। आपने ब्लॉगर्स को कहा ब्लॉग्स लिखिए, अपनी ब्लॉग साइट्स के ऊपर मेरा कंटेंट डाले, वेबसाइट लिख दे, बैकलिंक बन गया। आपके पास पब्लिक वेबसाइट्स होती है जो कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन वेबसाइट्स होती हैं, आपने उनको कहा कि मेरा कंटेंट लिख दें, वहाँ पर आप बैकलिंक बना दें या वहाँ आप लिंक डाल दें, तो वो मेरा एक बैकलिंक बन जाता है। इस तरह कुछ वेबसाइट होती है जो पेड होती हैं, कुछ अनपेड होती हैं, तो आपको हर तरह से वर्कआउट करना होता है ताकि जितनी ज़्यादा आपकी वेबसाइट के लिंक्स दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर होंगी तो एक नेटवर्क बनेगा, एक जाल बनेगा, तो गूगल को लगेगा कि हाँ यार आपने बहुत तमाम और वेबसाइट से भी लिंकिंग की हुई है, तो आपकी वेबसाइट को वो ऑटोमेटिकली बढ़ाना शुरू कर देगा। दूसरा ये कि जब लोग उस कंटेंट को पढ़ेंगे दूसरी वेबसाइट्स पे, तो वो उस कंटेंट को अगर पढ़ने से इंप्रेस हो गए, उनको समझ में आ गया, तो वो आपकी वेबसाइट पे भी तो आएंगे। जब वो वहाँ आएंगे तो अगर उनको वो प्रोडक्ट या वो क्वालिटी नहीं मिलेगी तो वो वापस से बाउंस बैक कर जाएंगे। तो यहाँ पे क्रेडिबिलिटी ज़्यादा आती है। क्यों? क्योंकि आप आउटसाइड ऑफ योर वेबसाइट लेकर आते हैं उसको, आप सर्च इंजन से नहीं लेकर आ रहे हो उसे। सो इसके बाद आता है सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड कंटेंट शेयरिंग। फॉर एग्जांपल आपकी कैंपेन चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, आपकी कैंपेन चल रही है विंटर्स की, समर्स की, जैसे अभी क्रिसमस आया तो क्रिसमस की या न्यू ईयर की, और आपने एक कैंपेन रन की, तो ज़ाहिर है फेसबुक से लोग शायद आपको डायरेक्टली ऑर्डर नहीं करेंगे, वो आपकी वेबसाइट के ऊपर ही राउट करेंगे। जब अपनी वेबसाइट पे टर्न आउट कर रहे हैं वो, सो वहाँ पर आपकी जो है कंटेंट की क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फेसबुक पर बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बना हुआ है, लेकिन वेबसाइट के ऊपर वो चीज़ मौजूद नहीं है, तो फिर वो एक इम्पैक्ट जो है वो बहुत बुरा जाएगा। सो आप वेबसाइट से भी बैंक लिंक करवाते हैं। जैसे अक्सर देखा होगा, अब तो बहुत बेहतर हो चुकी है ये चीज़ कि आपने फेसबुक के ऊपर लिंक्स क्रिएट की, फेसबुक के ऊपर ऐड कमर्शियल चलाए, फेसबुक के ऊपर आपने अपनी कैंपेन रन की और वहाँ से आपने राउट कर दिया अपनी वेबसाइट के ऊपर। सो इसके बाद आती है ब्रांड मेंशंस एंड ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल आपने अक्सर देखा होगा कि लोग जो है अगर स्टारबक्स की कॉफ़ी पीते हैं तो उसके बाद उसकी तस्वीर लेते हैं और फ़ौरन से स्नैपचैट के ऊपर शेयर कर देते हैं या फेसबुक पे लिख देते हैं और वहाँ पर मेंशन कर देते हैं। या अगर आप किसी सिनेमा में जा रहे हैं तो आप वो लिख देते हैं जी फीलिंग एंजॉय या फीलिंग हैप्पी इन द सिनेमा, और आप ये मूवी देख रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप उन्हें मेंशन कर रहे हैं। जब आप उन्हें मेंशन कर रहे हैं सो लोग भी तो देख रहे हैं। जब लोग देखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी उस प्रोफाइल से उस वेबसाइट के ऊपर राउट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये भी एक बैक लिंकिंग जो है वो बन रही होती है एज इन अ फॉर्म ऑफ ब्रांड मेंशंस। सो आप अक्सर जो है वो जब कोई चीज़ पहनते हैं तो आप उसको ज़रूर मेंशन करते हैं। आजकल कोलैबोरेशन PR ऐसी तो चल रही हैं, लोग अपने कपड़े इन्फ्लुएंसर्स और माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को दे रहे होते हैं और वो कहते हैं कि आप हमसे पे ना लें, आप हमसे कोई चार्ज ना करें, बल्कि हमारे कपड़े यूज़ कर लें और हमें मेंशन कर दीजिएगा। सो ब्रांड मेंशनिंग भी बैक लिंकिंग ही है, जो कि आपकी ऑफ पेज जो है SEO कहलाती है। सो इफेक्टिव ऑफ पेज SEO स्ट्रैटेजी हेल्प टू इम्प्रूव योर वेबसाइट विजिबिलिटी एंड सर्च इंजन ट्रस्ट। जैसे अभी तक पढ़ा कि SEO का काम यही है कि हमारी वेबसाइट की विजिबिलिटी और हमारी सर्च इंजन के ऊपर रैंक करना, लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है ट्रस्ट की।
कि ऑफ पेज एसईओस जो है वो बेसिकली ट्रस्ट डेवलप करते हैं, और यहीं पर ट्रस्ट ब्रेक भी हो सकता है, क्योंकि आप उन्हें जो है लेकर आते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। ऑन पेज के अंदर वो डेलिबरेटली आपकी वेबसाइट पे आना चाहता है, क्यों? क्योंकि वो उस प्रोडक्ट को ढूंढ रहा है जो आपके पास है, लेकिन ऑफ पेज में उस प्रोडक्ट को ढूंढ भी नहीं रहा जो आपके पास है। आप उसको ज़बरदस्ती किसी और वेबसाइट से उठाकर अपने पास लेकर आते हैं। अगर वहाँ पर ट्रस्ट ब्रेक हुआ तो आपका क्लाइंट जो है वो आपके हाथ से निकल जाता है। सो ये चीज़ें थी हमारे पास जो हमने आज डिस्कस की, ऑफ पेज, ऑन पेज और कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस की इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो आई होप आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी कि सर्च इंजन जो है वो काम किस तरह करता है और आप किस तरह जो है मनी मेकिंग कर सकते हैं अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाएं। सो आपके लिए बेहतर रहेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ी बहुत जो है ना वो डेवलपमेंट और कोडिंग आना ज़रूरी है। तो अगर आप में से किसी को कोडिंग या डेवलपमेंट आती है तो आई मस्ट से कि आप इस एक लाइन के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि आप डिजिटल मार्केटिंग 8 के 8 चैनल्स के अंदर एक्सपर्ट नहीं हो सकते। आप उनमें सोच सकते हैं 2, 3 या 4 चैनल्स के ऊपर आप एक्सपर्टीज आपकी हो सकता है जी तमाम के ऊपर हो, लेकिन जनरल जो एक्सपर्टीज है वो आपके पास सबकी हो सकती हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट बेटर। So see you in the next video. Till then, goodbye and Allah Hafiz. Skill Breach, the page where the future meets. Breaking down the walls, no defeat, just feats. Marketing moves sharp as a razor's teeth. Design cuts clean, AI brings the heat. Skill Breach, breaking through the noise. Tools in your